हेलो देयर। सो लास्ट सेशन में स्टोर मैनेजमेंट के हम ये लास्ट स्लाइड पढ़ चुके हैं और इस पे हमने डिस्कशन कर ली थी। अब इसी की हम डिटेल में जाएंगे। डिस्कशन ये थी कि अगर एक सेल्स एसोसिएट है या एक सेल्स डिस्ट्रीब्यूटरशिप का जो आपका पहला यूनिट है स्टोर मैनेजमेंट में, तो इफ समबडी इज अ सेल्स एसोसिएट और अ रिटेलर, उसके लिए क्या क्या चीजें जानना जरूरी है। आपको ये चीजें समझना जानना जरूरी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। अब इसी में हम आगे डिटेल में जाएंगे। व्हाट इज अ डेली बिल कट? ओके, ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको हर रोज सुनाई देंगी रिटेल में। What is a daily bill cut? A daily bill cut is the number of buying outlets for the day. Okay? कितने आपके आउटलेट्स हैं और उन पे डेली के कितने बिल्स कट हुए हैं, दैट इज अ डेली बिल कट पर आउटलेट is what is calculated in retail. Total lines sold, sum of all the range sold in all the shops for a day. Range मतलब एक प्रोडक्ट रेंज में पूरे दिन में कितना टोटल प्रोडक्ट जो है वो सेल हुए हैं, दैट इज टोटल लाइन सोल्ड. Total business value will be sum of all the bills cut for the day. मतलब पूरे दिन में कितने बिल कट हुए, कितना बिल जनरेट हुए, कितना सेल हुआ, इज अ टोटल बिजनेस वैल्यू फॉर टीबीवी जिसको बोलते हैं. एवरेज बिल वैल्यू, आई एम वेरी श्योर आप ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये सीख भी चुके हैं, बट अगेन वी आर रिपीटिंग, या आपने इंटर्नशिप में कभी सुनी होगी एवरेज बिल वैल्यू क्या है. सो एवरेज बिल वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच बिल दैट वाज बिल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड. ओके, फॉर्मूला इज टोटल सेल्स इन अ पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ बिल इन अ पीरियड. सो हर एक कंपनी का एवरेज बिल वैल्यू निकालने का तरीका या कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है. सम कंपनीज विल कैलकुलेट अ क्वार्टरली एवरेज बिल वैल्यू, और जब हम ईयरली फोरकास्ट कर रहे होंगे तो हम ईयरली एवरेज बिल वैल्यूज पे जाएंगे. देयर आर टाइम्स व्हेन इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो वील गो ऑन monthly and daily average bill values also. Can be done at a store category sub category level. Average bill value आप store की निकाल सकते हैं, आप कैटेगरी की निकाल सकते हैं, हम सब कैटेगरी की निकाल सकते हैं. आपकी एनालिसिस पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का एनालिसिस करना चाहते हैं, कितना डेप्थ में जाके आपको एनालिसिस करना चाहते हैं, मतलब कितना माइक्रो लेवल पे करना चाहते हैं या कितना मैक्रो लेवल पे करना चाहते हैं. इस पे डिपेंड करेगा कि आपके एवरेज बिल वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, या उसका पीरियड कितना लेंगे, या स्टोर पे कैलकुलेट करेंगे या कैटेगरी पे कैलकुलेट करेंगे. इन चीजों पे डिपेंड करेगा. Average bill value will vary with the format of the store. Okay, so हर स्टोर के फॉर्मेट के हिसाब से एवरेज बिल वैल्यू चेंज हो जाएगी. नाउ व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ द स्टोर? आप सबको पता है कि रिटेल में कई तरीके के स्टोर के फॉर्मेट्स होते हैं. यू हैव डिपार्टमेंट स्टोर्स, यू हैव हाइपरमार्केट्स, you have supermarkets, you know, so you have exclusive niche stores, niche brand stores. So you have different kinds of store formats, and with every store format the average bill value will change. अभी के लिए आपके सिलेबस का हिस्सा केवल ये है कि एवरेज बिल वैल्यू होती क्या है. जिस वक्त आप कंपनी में प्लेस हो जाते हैं, हर कंपनी का प्रोडक्ट नॉलेज वेरी करेगा, हर कंपनी का कैलकुलेट करने का तरीका वेरी करेगा. मैं एक बात और रिपीट करूंगी कि देयर आर मेनी कंपनीज, बिकॉज ज्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है या इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है या फॉरेन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, दे हैव ऑटोमेटेड सिस्टम्स व्हिच कैलकुलेट ऑल दिस. ओके, यूनिक आउटलेट्स बिल्ड, इसका मतलब क्या है? ये टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी पिछली स्लाइड्स में. यूनिक आउटलेट बिल्ड मींस काउंट ऑफ आउटलेट बिल्ड एटलीस्ट वंस इन अ मंथ. आपका स्टोर या आउटलेट, एक आउटलेट उस पे एक बार भी अगर बिल हुआ तो दैट इज अ यूनिक आउटलेट बिल्ड. अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी टारगेट्स एंड मेजर्स टू अचीव द सेम. अब इसी कैटेगरी में, इसी टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कि एक सेल्स एसोसिएट के लिए या सेल्स डिस्ट्रीब्यूटरशिप के एक प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो सारे टारगेट आउटलेट जो हैं उनको कवर करे, एंटायर रूट को कवर करे. जो हमने रूट पिछली वीडियो में भी समझा कि हम एक पूरा मार्केट का प्लान बना के चलते हैं. तो अगर आपको
अगर if tomorrow you become a visual merchandiser for example of 4 stores of a particular zone, for example आपको नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के 4 स्टोर मिल जाते हैं मार्क्स एंड स्पेंसर के, और आपको बोला जाता है कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ये 4 स्टोर हैं जिसका आपको विजुअल मर्केंडाइजिंग देखना है, राइट? सो दैट आप वो वही आपके टारगेट आउटलेट बन जाएंगे। अगर मैं रिटेल से, ब्रांडेड रिटेल से हट के बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे बात करूं, तो जो सेल्स के लोग होते हैं, जैसे आप में से काफी बच्चे हैं जिन्होंने वर्लपूल में इंटर्नशिप करी है या जिन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इंटर्नशिप करी है, उनमें डीलरशिप्स होती हैं। वो डीलर होते हैं, या तो एक्सक्लूसिव डीलर होंगे वर्लपूल के, या वो एक जनरल डीलर होंगे जिसके पास वर्लपूल भी होगा, एलजी भी होगा, सैमसंग भी होगा, सभी तरीके के सभी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होंगे। तो उनका टारगेट, सेल्समैन डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट क्या होता है? उनका टारगेट होता है कि जितने आउटलेट उन्होंने डिसाइड किए इन अ डे वो कंप्लीट करें। इन अ डे कंप्लीट नहीं होंगे तो आपका मंथली टारगेट भी कंप्लीट नहीं होगा। हर एक आउटलेट पे जाते हैं वो, हर एक आउटलेट को असेस करते हैं, उसकी वीक पॉइंट्स और उसकी पॉजिटिविटी दोनों को असेस किया जाता है। हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया कि डीलर्स के साथ बैठ के मीटिंग्स की जाती हैं, डिस्कस किया जाता है कि वो प्रोडक्ट अगर कम सेल कर रहा है फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लोकेशन में, तो उसका रीजन क्या है और उसके लिए क्या करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है उस सेल को पुल अप करने के लिए। एंटायर रूट वो कवर करेंगे, मतलब जो भी उनका प्लान है, मार्केट का प्लान है। सो फॉर एग्जांपल उनको लाजपत नगर में 10 डीलर जो है उनको कवर करना है, तो वो लाजपत नगर में 10 डीलर्स को कवर करेंगे, वही उनका रूट होगा। वो रूट बना के चलते हैं। रूट किस हिसाब से बनाया जाता है? जिसपे कंपनी का कम से कम कॉस्टिंग हो, ठीक है? आपके रास्ते में अगर कोई 2 स्टोर पड़ते हैं तो आप पहले बिल्कुल एंड पे जाके वापस नहीं आते, राइट? आप रूट बनाते हैं, इस तरीके से ट्रैवल रूट बनाते हैं ताकि कम से कम कॉस्टिंग पड़े और ज्यादा से ज्यादा जो है उसका प्रोडक्टिविटी निकले कंपनी के लिए, कम से कम टाइम भी लगे आपको बिकॉज आप ट्रैवल करेंगे। एंड टेक नोट ऑफ न्यू आउटलेट्स। और जो जो एक सेल्समैन होता है या जो एक रिटेलर होता है, उस one should have an eye for detail। उसकी आई फॉर डिटेलिंग होनी चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि मेरे एरिया में और कितने आउटलेट आए हैं ऐसे जहां पे मेरे कंपनी का प्रोडक्ट जा सकता है, यहाँ डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है? कल को अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आपको ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी कि मेरे एरिया में या मेरे रूट में कौन से ऐसे नए आउटलेट आए जहाँ पे मेरा सामान या जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जहाँ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ या सेल करना चाहता हूँ, वो मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। क्लोज्ड आउटलेट्स इन द बीट मतलब उस एरिया में आपको ये भी देखना पड़ता है कि उस एरिया में, उस लोकेशन में कौन से स्टोर ऐसे हैं जो बंद हुए हैं। और अगर आप बहुत अच्छे एनालिटिकल माइंड रखते हैं और आप बहुत आगे जाना चाहते हैं अपने फील्ड में या कल को अपने ही बिजनेस में, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर वो आउटलेट क्लोज हुए तो क्यों हुए, व्हाट वाज द रीजन। आपके लिए क्यों जरूरी है ये जानना? आपके लिए इसलिए जरूरी है ये जानना कि गलतियां पता चलती हैं इससे। अगर वो इस वजह से क्लोज हुए कि वहां पे लोकेशन वाज नॉट प्रॉपर, शायद वहां से मेट्रो निकलनी शुरू हो गई और उनका स्टोर जो है उसकी विजिबिलिटी कम हो गई, ठीक है? या वो there can be other external factors, it can be internal factor also कि जो स्टोर के जो भी डीलरशिप के ओनर थे या जो जिनका स्टोर था, जो ओनर थे, उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से स्टोर बंद करना पड़ा, शायद सेल्स नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी। तो आपको हमेशा इन डेप्थ में जाना चाहिए, लर्न करने के लिए, अनलर्न करने के लिए और रीलर्न करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है अपडेट इंफॉर्मेशन ऑन द टाइप ऑफ आउटलेट एंड इट्स रिस्पेक्टिव ट्रेड चैनल। मतलब आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने कंपटीशन से रिलेटेड भी, अपने ब्रांड से रिलेटेड भी, कि आपके ब्रांड ने कितने तरीके के और आउटलेट खोले और उनका रिस्पेक्टिव ट्रेड चैनल क्या है। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट्स एज पर अवेलेबिलिटी नॉर्म्स। मतलब आपकी कंपनी के जो अवेलेबिलिटी नॉर्म्स है, हर एक कंपनी के एक अवेलेबिलिटी नॉर्म्स होते हैं कि ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, इस प्राइस पे अवेलेबल होगा, इस लोकेशन पे अवेलेबल होगा, ठीक है? इन्हीं मॉल्स में या इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में अवेलेबल होगा, ठीक है? सो आप
को के पास ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपकी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसकी अवेलेबिलिटी नॉर्म्स क्या है, ताकि अगर आपसे कोई डीलर पूछता है या डिस्ट्रीब्यूटर पूछता है फॉर एग्जांपल, तो आपको पता रहे कि मैं ये प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन इसका नॉर्म ये है, इसकी रूल ये है, रेगुलेशन ये है, इसी बेसिस पे ये सप्लाई होगा। ठीक है। सेट बीट एंड आउटलेट वाइज टारगेट्स टू अचीव लॉन्च टारगेट्स। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो आपको सेट बीट एंड आउटलेट वाइज टारगेट्स, बीट मतलब एरिया, ठीक है। सो आपको बीट वाइज या आउटलेट वाइज टारगेट्स बना के चलने पड़ेंगे। बिना टारगेट के लाइफ में भी कुछ नहीं होता, राइट। आपको डेली टारगेट्स बना के चलने पड़ते हैं। आपको अगर आप एक घर का ही एग्जांपल ले लीजिए, अपने परिवार का एग्जांपल ले लीजिए। हम लॉकडाउन में चल रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपने घर के फाइनेंसेस, घर पे कौन सा राशन खत्म है, कौन सा सामान आना है, कितना क्वांटिटी में आना है, ये सब टारगेट्स हम मैनेज करके या बना के या प्लान करके पहले से चलते हैं। अगर हम पहले से प्लान करके नहीं चलेंगे तो दिल भी एनार्की, मतलब गड़बड़ होगी, हमारे खुद की सेविंग्स जो हैं वो जानी शुरू हो जाएंगी, हमारी इनकम से ज्यादा खर्चा होगा, राइट। सो हम लोग हमेशा, हमें लाइफ में भी टारगेट्स बना के चलने चाहिए। सिमिलरली सेल्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बीट वाइज टारगेट्स बना के चलें और उन टारगेट्स को आप फॉलो करें। ठीक है। अब हम नेक्स्ट उस पे जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीडे चेक स्टॉक पोजीशन ऑफ, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हिच मींस दैट आपको हर रोज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्टॉक पोजीशन क्या है एक पर्टिकुलर स्टोर पे। फॉर एग्जांपल आप हेमले में एक सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जो कि ऑपरेशनल पोजीशन है, जहां पे आपको पूरा दिल्ली एनसीआर देखना है, राइट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर स्टोर से आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाए कि उनके पास स्टॉक कीपिंग यूनिट्स कितने हैं, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक कीपिंग यूनिट उनके पास नहीं है, किसका आपको सप्लाई करना पड़ेगा, किसका ओवर स्टॉक है, किस पे सेल लगानी पड़ेगी, कितने परसेंटेज पे लगानी पड़ेगी, कौन सा ऐसा एसकेयू है जो मूव ही नहीं कर रहा, मतलब मूव नहीं करना मतलब जो सेल ही नहीं हो रहा स्टोर पे, ठीक है। अगर वो सेल नहीं हो रहा तो उसके रीजन क्या है। इफ देयर आर 20 स्टोर्स ऑफ हेमलेस, अगर 20 स्टोर है हेमले के दिल्ली एनसीआर में, तो 20 के 20 स्टोर आपको वो रिपोर्ट्स भेजेंगे और उस बेसिस पे आपका एनालिसिस होगा कि कौन सा स्टॉक ज्यादा बिक रहा है, कौन सा स्टॉक कम बिक रहा है, कौन से स्टोर में कितना स्टॉक चाहिए, कौन से टॉय का चाहिए, कौन से टॉय का नहीं चाहिए, जो टॉय नहीं बिक रहा उसकी रीजंस क्या है और आपको करेक्टिव एक्शन क्या लेना है, क्योंकि आपके स्टॉक में कंपनी का पैसा लगा हुआ है, राइट। वो स्टॉक मूव होना चाहिए, चर्न होना चाहिए, ताकि कैश फ्लो बना रहे कंपनी के अंदर, कैश मूव होता रहे।